अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। अगर पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की बात करें तो एक अहम मौका जिसको कहा जा रहा है वो ईरानियन प्रेसिडेंट का पाकिस्तान का विज़िट है, जो कि आज शुरू हो चुका है। इब्राहिम रईस साहब 3 रोज़ के दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं और आज तकरीबन 8 MOUs पर पाकिस्तान और ईरान की हुकूमत के दरमियान दस्तखत किए गए हैं। अब से कुछ महीनों पहले जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी सामने आई थी, उसको सेटल करने के लिए इसको खासा अहम मौका करार दिया जा रहा है। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ जिसका इंतज़ार किया जा रहा है वो पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से जो डेवलपमेंट है उस पर गुफ्तगू है, क्योंकि अमेरिकन सैंक्शंस का भी एक तरफ से इंडिया इससे पहले सामने आ चुका है। तो किस तरह अब ये 2 ममालिक इस अहम मंसूबे पे प्रोसीड कर सकते हैं, ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको अगर हम डिस्कस करें तो इतवार के रोज़ कल ज़िमनी इंतखाब होता है और अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह इस इंतखाब में भी इर्रेगुलरिटीज़ के इल्ज़ामात लगना शुरू हो चुके हैं। साथ साथ ये कि नारोवाल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, मुस्लिम लीग नवाज़ के एक वर्कर की जान जाती है टॉर्चर के बाद, और कुछ जगहों पर फायरिंग और कशीदगी के हालात भी रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंतखाबी एक्सरसाइज स्टेबिलिटी लाने की बजाय मज़ीद इंस्टेबिलिटी में रिज़ल्ट करना शुरू हो चुकी है। इस इलेक्शन की भी अगर हम बात करें तो एक तरफ से राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये कहा गया, नून लीग के और लोगों की तरफ से ये कहा गया कि PTI का सपोर्टर बाहर नहीं आया इसीलिए हम डोमिनेट कर गए। लेकिन तहरीक इंसाफ का क्लेम यह है कि हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे साथ एक मुनज़्ज़म धांधली की सूरत हाल थी। KP को छोड़ के पंजाब के अंदर जितने हलकों में जो टर्न आउट की डिटेल सामने आई है या फिर जो वोटिंग पैटर्न है वो उनको ये लगता है कि अनजस्ट था और दरअसल हमारे साथ धांधली की गई है उसी तरह जिस तरह 8 फरवरी को की गई थी। तो पहले रिज़ल्ट्स आपसे शेयर करते हैं और जो पार्टी पोजीशंस हैं इससे बात करते हैं। 5 नशिस्तें कौमी असम्बली की थीं जिस पर इंतखाब हो रहा था और इसमें से 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग नवाज़ ने हासिल की हैं। और साथ साथ अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तो एक नशिस्त ये 2 जमातें जीतने में कामयाब होती हैं। आज़ाद उम्मीदवार भी एक कौमी असम्बली की नशिस्त जीतते हैं। सूबाई असम्बली की अगर हम बात करें 16 सीटों पर यह इंतखाब हो रहा था, जिसमें से अब तक की जो डिटेल है उसके मुताबिक नून लीग ने 10 सीट्स जीती हैं। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को एक सीट मिलती है। और काफ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की अगर हम बात करें तो वो भी एक नशिस्त पर कामयाब होते हैं, जबकि 1 सीट आज़ाद उम्मीदवार को मिलती है। अब इस सारे रिज़ल्ट की डिटेल को देखने के बाद ये कहना बहुत आसान है कि PMLN जो है इस इलेक्शन को चाहे वो सूबाई पर हो या नेशनल पर हो डोमिनेट कर गई है। सवाल ये रेज़ हो रहा है कि 8 फरवरी के बाद ऐसा क्या PMLN की तरफ से किया गया कि वोटिंग पैटर्न चेंज हो गया? आया ये जो इल्ज़ामात PTI के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं उसमें कुछ वज़न है, या फिर PTI का वोटर उस मोमेंटम से बाहर नहीं आया जो 8 फरवरी को आ रहा था? इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में राय साकिब खरल साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया राय साहब आपका। अजमल जामी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, फेलो एंकर पर्सन हैं हमारे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और रज़ा रूमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से, आप भी सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। जामी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये बताइए कि एक ट्रेंड होता है, ये तो सेटल्ड है कि जो सेंटर में होगा वही बाय इलेक्शन में डोमिनेट करेगा। अब यहाँ पर भी हमें यही दिखाई देता है कि 10 सीटें तकरीबन मुस्लिम लीग नवाज़ जीतती है, 11 ठीक है। लेकिन एक इशू ये पाकिस्तान की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अब भी बरकरार है कि जो भी इलेक्शन हारेगा उसने ना रिज़ल्ट तस्लीम करने हैं और जो जीतेगा उसने मुबारकबाद पेश कर देनी है। लेकिन जो ओवरऑल इलेक्शन के अंदर वायलेंस है उसमें भी आपके सामने है कि जो हमने देखा नारोवाल में अफसोसनाक वाक़या पेश आया और एक कारकुन जो है वो जान से गया सारे प्रोसेस में। पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म करनी, हमें यह बताया गया कि सिर्फ इलेक्शन से ख़त्म हो सकती है। जब भी इलेक्शन होता है इंस्टेबिलिटी में मज़ीद इजाफा हो जाता है। क्या हल है इसका? पीछे जाना पड़ेगा। शुक्रिया, आपने बड़ा उम्दा मौजूद छेड़ा। देखें, सलीमुज़्ज़मान साहब थे जो चौधरी खलीक़ुज़्ज़मान मुस्लिम लीग के जो रहनुमा थे, उनके भाई थे, जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है उसके बानियान में शुमार होते हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया था। ये इंडिया होते थे पहले। इन्होंने जो ब्रोमाइड के साथ एक शय मिक्स करके तो जो अनमिल्ड स्याही है ना जी, वो बनाई थी, जो इंडियन इलेक्शंस में अभी तक इस्तेमाल हो रही है। एतमाद का आलम ये है और हम भी वही इस्तेमाल शायद करते हूँ। तो हमारी जो लेगेसी थी इलेक्टोरल उसमें जाने के लिए, उसकी बुनियाद स्याही से पड़ी जो इंडिया ने भी यूज़ की। बाद में पाकिस्तान आगे थे। सही। फिर आते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार। उसके पास जो आइनी मैंडेट है, एक इंडियन इलेक्शन कमिश्नर थे, कुरैशी उनका नाम था, 10-12 बरस पहले रहे हैं वो पाकिस्तान आए तो उनके सामने उन्होंने हमारा इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी एम्बलम है, उसको देखा तो उनका तबसरा था कि ये
इससे ताकतवर मैंडेट वाला इलेक्शन कमीशन मैंने दुनिया में नहीं देखा, आता कि भारत में भी नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि इतनी पावरफुल मैंडेट के बावजूद आपका इलेक्शन कमीशन जो है वो डिलीवर नहीं कर पाता? ये आ जाती है आपके सवाल की जानिब गुफ्तगू। वजह उसकी ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस ने मुशर्रफ साहब के जाने से लेके अब तक कोई SOPs एक दूसरे के हाथ स्ट्रेंथन करना या बुनियादी सियासी जो मामला उनको तय करने की स्कीम की ही नहीं है। जब ये अपोजिशन में होते हैं तो हाथ कहीं और मिलाते हैं हुकूमत गिराने के लिए, जब ये हुकूमत में है तो हाथ कहीं और मिलाते हैं अपोजिशन को फा लाने के लिए। सो दिस इज व्हाट इट मेक्स इट कंट्रोवर्शियल ऑल द टाइम्स। और दूसरी अहम बात यह है कि ऐसा क्या चमत्कार किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2-2.5 माह में कि जो इतना बड़ी उन्होंने मार्जिन से सीटें जीती हैं। क्या 2-2.5 माह के अंदर किसान का मसला हल हो गया जो गंदम के बहरान की वजह से चीख रहा है? क्या बिजली की कीमतें, आपको पता है 70 रुपए फी यूनिट होने जा रहा है 263 यूनिट यूज करने वाले बंदे के लिए जो तारिफ आने वाला है जी, तो अभी 63 रुपए है, 70 से भी ऊपर जाने का। तो क्या उसको आपने सिर्फ 16 रुपए की रोटी करके आराम कर लिया है? लेकिन एक फैक्टर राय साहब ये भी है ना कि कहा यह जाता है पाकिस्तान के अंदर कि अगर आपके पास एक वफाकी हुकूमत बन चुकी है तो सबको ये क्लियर है कि अगर इसका उम्मीदवार ना जीता तो काम अगले 5 साल कोई नहीं होगा। आपको लगता है ये भी कल प्ले कर गया? मैं इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा कि 8 फरवरी का इलेक्शन उम्मीदवारों ने कितने कितने वोट लिए थे और कल कितने कितने वोट लिए, वहां सिचुएशन बड़ी क्लियर हो जाती है। बिकॉज जिमनी इलेक्शन के बारे में पाकिस्तान के अंदर एक तासुर है कि वोट बैंक बहुत कम, वो बहुत वोटर टर्नआउट बहुत कम होता है। सबसे पहले PP54 है मुजम्मिल साहब नारोवाल, जहां पे कल वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी पेश आया। एहसन इकबाल साहब को आम इंतखाबात में 33,000 वोट पड़े थे और जिमनी इलेक्शन में अहमद इकबाल साहब को 60,000 वोट पड़ा। ठीक है जी, अनबिलीवेबल। अवैस कासिम साहब ने पहले बतौर आजाद थे, इन्होंने 31,000 वोट तब हासिल किया था और कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार जब थे उन्होंने 47,000 वोट लिए। PP36 वजीराबाद, यहाँ पर भी बड़ी लहदे हुई है, कल बहुत वीडियोस आई हैं यहाँ। और ये वो सीट है सब जो पीटी हार गई है। जी हार गई है, ये तमाम सीटें हार गई पीटी। मैं सिर्फ आपको बैकग्राउंड 8 फरवरी और कल का कंपैरिजन दे रहा हूँ। PP36 वजीराबाद, आम इंतखाबात में अदनान चट्टा साहब को 49,000 वोट पड़े थे और जिमनी इंतखाबात में 75,000 वोट पड़ा, 26,000 वोट बढ़ गया इनका। अहमद चट्टा साहब को पहले यहां से 87,000 वोट मिले थे, अब उनके भाई फयाज चट्टा साहब को 59,000 वोट मिले। ठीक है जी। PP139 शेखुपुरा, आम इंतखाबात में राना तनवीर साहब को 35,000 वोट पड़े थे और उनके भाई राना अफजाल साहब को अब जिमनी में 47,000 वोट मिले, PMLN के 47,000। और तहरीक इंसाफ के जाज भट्टी साहब को 34,000 पहले मिले थे और अब 30,000 मिले हैं, 4,000 उनके मजीद कम हो गए हैं। इस तरह 32 गुजरात, जिसकी बहुत ही ज्यादा वीडियोस आई हैं, एक वीडियो मैंने आज भी आते दिखा रहा था आपको, विरासत मुझे मौसूल हुई है। वहां पर सालिक साहब को 8 फरवरी को 55,000 वोट पड़ा था और अब मूसा साहब को 70,000 वोट पड़ा है। और अब मजे की बात यह है कि आज सारा दिन जामी साहब मैं गुजरात वाले हल्के पे काम करता रहा हूँ, लोकल साहब को कॉलें की हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो कोई ताल्लुक या सोर्स है वहां पे कॉलें की हैं। उन्होंने कहा जी जो परवेज इलाही साहब को 38,000 के करीब वोट पड़ा है ना, यही वोट पड़ा है। और उसके मद्दे मुकाबिल मूसा इलाही साहब को वोट जो पड़ा है वो 2-3-4 हजार से ज्यादा नहीं है। और 10 बजे से पहले वोट डाल दिया गया था जो डलना था, जो कार्रवाई होनी थी उस वक्त 10 बजे के करीब बिल्कुल हो गया। में देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इसमें जो वजाहत है या उनका जो भी इसमें नैरेटिव है वो अपनी जगह काबिल एहतराम। राना साहब कह रहे हैं वोटर निकला ही नहीं, वो अपनी जगह काबिल एहतराम है। लेकिन ये जो ये सीट डिस्कस करें राय साहब तफसील से गुजरात की, ये तो इसके ऊपर जितना भी काम किया, ये मेरे नजदीक दिस इज द अपसेट ऑफ द इलेक्शंस। और साहब ये एक मॉडल है जिसको आप स्टडी कर लें, आपको मौजूदा इलेक्शन एक सेंटेंस और ले लें। इसमें दिलचस्प बात ये देखने वालों के लिए कि ये मूसा इलाही साहब का हल्का है ही नहीं, वो कोटला साहब के मद्दे मुकाबिल ये तो हल्का 20-25 बरस से परवेज इलाही साहब की जन्मभूमि है। ठीक है रजा भाई, आप भी इससे सरप्राइज हुए हैं क्योंकि जो हमें अभी स्टैट्स कंपेयर करके राय साकिब साहब भी बता रहे हैं उससे तो यही लगता है कि ओवरनाइट शायद कुछ ऐसा कर दिया है PMLN ने कि जादू की छड़ी चल गई है शायद और हर वोटर कन्विंस हो गया कि उनको ही वोट देना है। या फिर आपको ये लगता है कि जो 8 फरवरी को हुआ वो बहुत से लोग PMLN के कह रहे हैं कि उस रोज हमसे ज्यादती हुई, असल रिजल्ट ये होना था तब भी? मेरे ख्याल से 8 फरवरी के वाला मामला तो अलग है, वो तो जो ज्यादती वाली कहानियां है वो ज्यादा कहानियां ही है, क्योंकि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स जो हैं वो बड़े मुतहरिक थे और निकल कर उन्होंने एक तरह से रिएक्शन भी दिया। जो कुछ पॉलिसीज थी निगरान हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की, उसके खिलाफ एक बड़ी वाज़ेह आवाज थी।
ये जो ज़िमनी इंतखाबात है, देखिए इसमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि तारीखी एतबार से जो हुकूमतें होती हैं पावर में, उनको एक एज हासिल होता है और वोटर्स जो है को पता होता है कि अभी तो ये गवर्नमेंट आई है, इससे रहना है, इससे बदलना नहीं है। इसलिए काफी हद तक वोटिंग पैटर्न्स जो हैं वो डिटरमिन होते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा एक और मामला भी है जिसका जिक्र मैंने सोशल मीडिया पर ही देखा है, मैं कोई सर्वे तो नहीं बाकायदा मैंने पढ़ा या देखा, और वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स उस तरह से शायद मुतहरिक नहीं थे जिस तरह से फरवरी 8 को थे वो। और यही बात है कि शायद जैसे कि पंजाब के अलावा अगर आप बाजोड़ का देखें रिजल्ट, तो वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो उनके रेहान ज़ेब के भाई जो हलाक हो गए थे इलेक्शन से पहले, वो उनके भाई जीत गए हैं, आजाद उम्मीदवार, मुबारक सर, आजाद उम्मीदवार। अब देखिए वहां तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी है, और वहां पर जो है कम से कम अगर वहां पे धांधली वाली मामला हुआ है तो यकीनन उनके पास ज्यादा मालूमात होगी। पंजाब में तो चलिए वो कह सकते हैं कि पुलिस उनके खिलाफ है, और पुलिस की बड़ी, और ये भी सुनने में आ रहा है कि पुलिस की बहुत भारी तादाद मौजूद थी मुख्तलिफ हलकों में। तो मेरे ख्याल से ये मिले जुले फैक्टर्स हैं, और ये कि अगर तो ये धांधली के इल्जामात जो हैं इनमें हदाकत है, तो फिर तो ये बड़ी एक अच्छी चीज नहीं है, और मौजूदा गवर्नमेंट के लिए भी ये एक अच्छा साइन मसला बन जाए। ठीक है जामी साहब, ये जो रजा भाई ने बात की, अब उसका एक फैक्टर तो ये आप इसको तो तस्लीम करना पड़ेगा कि मोमेंटम जो 8 फरवरी को बना हुआ था, अब आकर आपको लगता है वो बिल्कुल मेंटेन्ड है और पीटीआई का वोटर उसी तरह मोबिलाइज हुआ जिस तरह तब हो रहा था? क्योंकि अगर नहीं हो सका तो फिर तो ये एक्सप्लेनेशन ठीक है कि वोटर बाहर नहीं आया और रिजल्ट आपके सामने है। सामा इसको माना जा सकता है, लेकिन उसके पैरेलल हम देखते हैं कि यहाँ लाहौर के पास कसूर में एक जलसा होता है जिसमें पंजाब की क़यादत मंजर आम पे नहीं है। हमाद अजहर या मियाँ इस्लाम इकबाल जो पीटीआई के रहनुमा है, ये उसको लीड नहीं कर रहे, सही, लेकिन उसके पैरेलल बाहर से एक क़यादत आती है और वो जलसा देखने से सुनने से ताल्लुक़ रखता है। अगर तो मैं ये थीसिस मान लूँ कि जी वर्कर मोबिलाइज नहीं है, तो वहाँ पे फिर कौन से जिन्न आए हुए थे, और वो इतना बड़ा जलसा करने वाले वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो सके? दिस वुड बी अ क्वेश्चन। दूसरी जानिब अगर ये पैरेलल अगर आप पीटीआई पे ड्रॉ करते हैं तो देन कम्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उनकी जानिब से क्या मियां नवाज शरीफ ने कैंपेन को लीड किया जो इतना हैरान रिजल्ट आया? क्या उनके पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब, वो तो किसी हुकूमती ओहदे पर नहीं है, उन पे तो कोई कदर नहीं है इलेक्शन पाकिस्तान से, पार्टी भी कहीं नजर नहीं आई। क्या उन्होंने कोई जलसा किया? क्या खुरम दस्तगीर ने, मियां जावेद लतीफ ने शेखुपुरा में कोई जलसा किया? विदाउट एनी कैंपेन, विदाउट एनी नैरेटिव। अगर नून लीग इस कदर हैरान को नताइज ले रही है और दूसरी जानिब एक बाहर से लोग जलसा करके इतने अवाम खड़ा कर रहे हैं, तो बेहद सहाफ़ी मैं तो सवाल खड़े करूंगा कि यार है क्यों हो रहा है। लेकिन टर्न आउट का जो फ़र्क है 8 फरवरी का और आज का बाय प्रोपोर्शन, आपको लगता है कि वो जो टर्न आउट में कमी है वो पीटीआई का वोटर ही था जो नहीं आ सका? इट डिपेंड्स कि वो वोटर आया तो उसका वोट काउंट हुआ। इट डिपेंड्स कि जो नून लीग का वोटर है वो कहाँ था। 2 बजे तक तो हमें नून लीग का वोटर नजर ही नहीं आ रहा था यहाँ लाहौर। इसका बड़ा अच्छा एक कंपैरिजन कल मैंने हमारे बड़े फील्ड के 2 अच्छे सहाफ़ी हैं, उमैर साहब और इमरान भट्टी साहब, मैं सारा दिन उनसे ना राब्ते में टाइम टू टाइम जब राब्ता हो सके उनसे करता रहा। तो मुझे मुजम्मिल साहब वो एक ही चीज़ बताते रहे, जिन जिन पोलिंग स्टेशन को वो विजिट करते रहे, वो कहते हैं जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो है पोलिंग स्टेशन या जो बाहर उनके लगा हुआ है, दफ्तर उन्होंने बनाया हुआ है, जैसे कैंप लगाया हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, और जो नून लीग का कैंप है वहाँ पर बहुत कम लोग हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो इंटायरली हालात वाक़यात बदल गए। सबसे बड़ा क्वेश्चन इस पे कल फील्ड के जर्नलिस्ट जो कल रिपोर्ट कर रहे थे उन्होंने उठाया कि जब रिजल्ट कंपाइल हो रहे थे तो किसी भी सहाफ़ी को अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? यहाँ पर हाफिज ईशान साहब लाहौर के हल्के से लड़ रहे थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उनकी बार बार वीडियोज आती रही, उनको पुलिस ने आरओ के ऑफिस में एंटर नहीं होने दिया। शुएब सिद्दीकी साहब अंदर बैठ के काउंटिंग करवा रहे थे, हाफिज ईशान साहब की हर आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद वीडियो रोला डालते हैं, इसलिए फिर ऐसे शरपसंद नासिर को अंदर नहीं जाना चाहिए। समझिए हाफिज ईशान साहब वो उम्मीदवार थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। आप सबके आर्गुमेंट से समझ ये आ रहा है कि आप तो कह रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड रैगिंग हो गई है कल। यस इट हैपेंड, बट हाउ टू सब्सटेंशिएट दैट? 2013 में पीटीआई ने यही क्लेम किया। इसे ना मैं शेयर करूं, ये राय साहब की राय अपनी है क्योंकि साहिब राय हैं और है भी राय। अब मसला ये है कि जो भी आप इल्जाम लगाएंगे ना, दिस टाइम आप सिर्फ रिटोरिक के ऊपर उसे बिल्ड नहीं कर सकते,
यू हैव टू कम अप विद समथिंग कंक्रीट ऑन टेबल बिफोर द कैमरा कि ये हम कह रहे थे यहाँ धांधली हुई। And do you अच्छा एक सेकंड expect PTI to do that? एक सेकंड PTI यहाँ पर They should, यहाँ because पर इन्होंने चार जावेद साहब, एक चार सेकंड, यहाँ पर complete इलेक्शन करने कमीशन का अगर स्टाफ कह दे कि कोई साहब आए थे और वो वोट डाल के चले गए तो वो सबूत बहुत है। बिल्कुल डाले, गुजरात की कल की वीडियो आई, बिल्कुल, कल गुजरात की वीडियो आई, बिल्कुल उसे आई गुजरात मंजर आम पर लाए उसे। नहीं आ गई है, आ गई है, आ गई है। पीटीआई शुड साहबियों ने मंजर आम पर लाई ठीक है, है ठीक है, केसरा इलाई साहिबा, सुमेरा इलाई साहिबा साथ खड़ी हैं और पोलिंग स्टाफ कह रहा है भाईजान बंदे आए वोट मांगे ट्रोगन, फिर और इससे ज्यादा सबूत क्या ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। रजा साहब, ये जिस तरह से राय साहब भी बात कर रहे हैं कि वीडियोस मौजूद हैं, ठप्पे लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा जो पोलिंग का अमला है वो कन्फेशंस दे रहा है, फिर लाहौर के अंदर भी फॉर्म 45 5 बजे से पहले एक जगह साइन करवा लिया गया, एक जगह किलिंग, वो वक्त बचाना था उन्होंने। आपको क्या लगता है कि ये सारा प्रोसेस जो है पाकिस्तान में इंतखाबात कराने का, ये बिल्कुल फ्यूटाइल एक्सरसाइज बन चुका है? क्योंकि जब भी इलेक्शन होता है तो बाद में एक पार्टी सड़क पे आ जाती है और वो कहती है कि हम इसको तस्लीम नहीं करते, फिर कैसे सियासी पुख्तगी आएगी पाकिस्तान में जिसके लिए बेताब हैं सब? देखिए, बात ये है कि ये एक हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट रवायत तो है कि हारने वाली पार्टी जो होती है वो हमेशा ही धांधली के इल्जामात लगाती है। 2013 हो, 2018 हो, 2024 हो, लेकिन ये 2024 का जो इलेक्शन था, देखिए उसमें तो बड़ी अभी तक बहुत सारे सवालात जो हैं उनका कोई जवाब नहीं आया, ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और जो कुछ पिटिशंस अभी ट्राइब्यूनल्स में जाएंगी, एविडेंस होगा, रीकाउंट दोबारा से होगा तो हमें पता लगेगा कि किस हद तक, किस स्केल तक जो मुबैना धांधली या बेज़ाब्तगियां हुई हैं। क्योंकि ये बात तो तय है कि फरवरी 8 के इलेक्शन से पहले, पोलिंग डे को तो छोड़ दीजिए, जो प्री पोलिंग भी जो इंतजामात और जो रवैये थे उस वक्त की गवर्नमेंट के, वो बिल्कुल भी एक फेयर इलेक्शन की तरफ नहीं मुल्क को लेके जा रहे थे। जहां तक ज़िमनी इंतखाबात का ताल्लुक है, और ये अजमल ने बड़ी अच्छी बात कही है, और ये ना सिर्फ ज़िमनी जो है अभी बायपोल्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फरवरी 8 के हवाले से भी कॉन्क्रीट एविडेंस की जरूरत होती है, और उसके लिए ये अभी तक जो है बहुत सारी बातें सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात हो रही है कि जी पुलिस की तादाद बहुत ज्यादा थी कुछ हल्कों में, पहले से बैलेट पेपर्स आ गए थे, फॉर्म्स पहले से साइन हो गए थे। अब बात ये कि ये सारी चीजें जो है असल में देखने की जरूरत है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी नीचे गिरी है फरवरी 8 के बाद कि मेरे ख्याल से ये उनका सबसे बड़ा इम्तिहान है। और उसके बाद पाकिस्तान की अदलिया का इम्तिहान है कि अगर इन बेज़ाब्तगियों और इन इल्जामात की जद में एक इलेक्टोरल एक्सरसाइज होती है तो फिर तो ये मजाक बन जाता है ना, और फिर इसकी जरूरत ही क्या है? फिर आप पहले से कुछ इलेक्शन कर लें, कोई नॉर्थ कोरिया वाला मॉडल बना लें तो बात खत्म हो जाएगी। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि पार्टी से ज्यादा ये जो हमारी रियासत के इदारे हैं, ये उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि वो किस तरह से इन इल्जामात को का जवाब दें। साहब, लेकिन सॉरी टू कट यू हियर, ये एक जो फैक्टर पीटीआई की लीडरशिप का है, अब जिस तरह रिसेंटली मरवत साहब के कुछ बयानात ऐसे थे कि सारी क़यादत ने पीटीआई की अपने आप को डिस्टेंस कर लिया उनसे, आपको लगता है कि एक आम वर्कर या वोटर पीटीआई का ये देख रहा है कि एक डिसइंटीग्रेशन भी है पार्टी के अंदर, इसीलिए शायद कुछ कंफ्यूजन भी हमें दिखाई दी कि किस तरफ जाना है और कौन सा ब्लॉक बन रहा है पार्टी में, या लीडरशिप मेंटेन्ड है, कौन कल को लीड करेगा कौन नहीं करेगा? जी देखिए, वो बात भी दुरुस्त है, मैंने इसीलिए शुरू में ही अर्ज की थी कि बिल्कुल बहुत से लोगों से जिनसे मेरी भी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि उनको उस तरह का जोशो जज्बा नहीं दिखाई दिया। और दूसरी बात आप ये भी देखिए कि बहुत सारे पीटीआई के वर्कर्स और उनके जो हैं लीडर्स, उनको भी मालूम है कि इस वक्त तो कुछ एक चेंज नहीं आएगी। ज़िमनी इंतखाबात के बाद कोई बड़ी तब्दीली, अगर फर्ज कीजिए सारी 11 की 11 सीट्स जो जीती हैं नून लीग में, वो पीटीआई के जीत भी जाती तो क्या बदल जाता? कोई खास मटेरियल चेंज तो ना आती। अलबत्ता फरवरी 8 को एक उम्मीद जरूर थी कि अगर पीटीआई भारी अक्सरियत से जीतती है और हुकूमत बनाती है तो फिर यकीनन वो बहुत सारी तब्दीलियां अमल ये सबसे अहम ये सबसे अहम बिल्कुल इस पे आपकी राय, क्योंकि देखें ना ये मीनिंगलेसनेस तो फिर एक्सरसाइज की हर वोटर को दिखाई दे रही है कि अगर उसने 8 फरवरी को वोट डाला अपनी जमात को, बाद में स्पेशल सीट्स भी नहीं मिली, इससे पहले बल्ले का निशान भी नहीं था, तो अब ज़िमनी इंतखाब में सपोर्ट करके क्या मिल जाए? ये सबसे अहम नफ्सियाती टेक्निकलिटी, I'm sorry I'm cutting you, यहाँ पर सिर्फ नैरेटिव की जंग थी
कि अगर कल के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीट्स जीत जाती तो उनके 8 फरवरी के बयानिए को तकवीयत मिलती कि हमारे साथ 8 फरवरी में धांधली हुई। दैट इज इट। और अगर हार गई है वो सीटें तो नून लीग के बयानिए को वो तकवीयत मिल गई कि हमारे साथ धांधली हुई है। इसीलिए नून लीग के लिए सीटें जितना बहुत जरूरी अज़हद लाजिम थी। और कल आप उनका बयानिया देखें ना, वो क्या कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि 8 फरवरी को हमारे साथ धांधली हुई। अब देखिए, हमने अपने बयानी की बुनियाद पे अपनी तरक्याती स्कीमों के नारों के नाम पे, स्टेबिलिटी के नाम पे वोट लिए है। रजा भाई की जो बात थी ना, जो आप भी इसको सेकंड कर रहे थे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि वोटर को पता होता है बाई इलेक्शन की सीट जिताने हारने से मेरा फायदा होना नहीं, अगर अपोजिशन आ गई अब इनकी पार्टी का MP MN आ जाएगा, गली स्कूल मोहल्ला ठीक हो जाएगा। दूसरी बात एक और भी है, वो शायद PTI के दोस्तों को तल्ख लगे। एक रीजन माइट बी जो खान साहब की हालिया 2-3 अहम और इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल और हार्ड हिटिंग जो बयानात हैं इंस्टीट्यूशन के सरबराह के हवाले से, वो भी एक रीजन हो सकती है वोटर सपोर्टर को पीछे करने के लिए कि यार इस हद तक तो नहीं जाना चाहिए था, या मरवत साहब के बयान हो सकते हैं। लेकिन जो उससे पहले आप बात कर रहे थे उसमें मुझे एक और मिसाल याद आ गई कि वो इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे, मेरा सेक्रेटरी छुट्टी पे शायद चले गए हैं। इंडियन एक रियासत में चुनाव होता है कुछ अर्सा पहले, तो वहां एक डैम बन रहा था। उस डैम की साइड पे भी अब वोटर्स मौजूद हैं, क्योंकि वहां पे कई मराहल में वोट होते हैं, पोलिंग होती है, जैसे अब भी 6 मराहल में हो रही है, 96 करोड़ वोटर होता है। तो वहां पे कोई 8-10 लोगों का एक पोलिंग स्टेशन बन गया। सरकार ने और वहां की इंतजामिया ने कहा कि जब तक चुनाव होगा तब तक ये डैम बन चुका होगा, तो इस पोलिंग स्टेशन की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, अगर वहां एक भी बंदा होगा तो उसके लिए पोलिंग स्टेशन बनेगा और उसके लिए वही इंतजामात होंगे जो एक शहर के पोलिंग स्टेशन के लिए होते हैं। एंड गेस व्हाट, उस पोलिंग स्टेशन पे सिर्फ 2 लोग थे चौकीदार की सूरत में, वोटर और एक साहब छुट्टी पे गए हुए थे और जो दूसरे साहब थे वो मौजूद थे, उन्होंने वोट कास्ट कर लिया 10 बजे। पोलिंग का अमला बददस्तूर 5 बजे तक वहां बैठा रहा, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि क्या पता दूसरा बंदा भी ना आ जाए। वहां ना कभी डेमोक्रेसी डिरेल हुई। दूसरी चीज ये कि वाजपेयी साहब 2 वोटों से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार गए, कबूल कर लिया, मुबारकबाद दे दी। हमारे यहाँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके बाद क्या हुआ वो अब तक समेट रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे समेटा जाएगा। मैंने आपको शुरू में अर्ज कर दी थी, वजह यह है कि वहां का जो नेता है, वहां का जो सियासतदान है ना, वो आपस में एंगेजमेंट करता है। लालू प्रसाद यादव से, गांधी जी से या किसी और से बात करते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स बहुत अच्छी आ रही हैं, वो पॉजिटिव है डेमोक्रेसी के लिए। बिल्कुल, इस पे मैंने आना है, लेकिन ये इलेक्शन का जो पर्सपेक्टिव है, इसमें अब आखिरी चीज, अब PTI तो एहतजाज करने जा रही है, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें पंजाब में तो लीडरलेस है PTI, कैसे एहतजाज करेंगे? क्या शेर अफजल मरवत को KP से लेके आएंगे, वो पंजाब में लीड करेंगे? तो ऑलरेडी पर्चा हुआ कसूर वाले मामले में। क्या उमर अयूब साहब को लेकर कल कराची चले गए तो यहाँ भी आ जाएंगे। हाँ नहीं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अगर वे एहतजाज मुश्किल होगा पंजाब में उनके लिए, अगर पूरे मुल्क में एहतजाज करने जा रहे हैं तो फिर पंजाब की अपनी तंजीम की तरफ से भी रेजिस्टेंस आएगी ना। एक बंदा बाहर से आया और यहाँ पर एहतजाज करे। ब्रेक पे जाने से पहले एक और चीज गोशगुजार कर दूं। कल मुझे बताया गया कि हमारे एक सहाफी दोस्त हैं, उनकी बात हुई मोनस इलाही साहब से रात को लेट, रिजल्ट से भागे हुए थे। तो मुझे आज वो बता रहे थे, कहते हैं कि मोनस इलाही साहब के बकौल जो एक कोट किया गया मुझे कि ही वाज वेरी पॉजिटिव, कि जिमनी इलेक्शन था, मुझे ये था कि मेरा धड़ा टूट के दूसरी तरफ चला जाएगा, क्योंकि पता है गवर्नमेंट बन चुकी है और स्टेबल गवर्नमेंट है, कि यहाँ पे एक आधे वोट की कहानी नहीं है, एक आधे वोट से मरियम नवाज साहबा की गवर्नमेंट डिस्टेबल हो जाएगी। तो मुझे था कि मेरा धड़ा टूट के मूसा इलाही साहब की जानिब चला जाएगा, लेकिन परवेज इलाही साहब वाले हल्के के अंदर मेरा वोटर मेरे साथ खड़ा है। सही। तो एक तरफ तो ये भी साइकी है कि उनको पता था, सियासतदानों को भी पता होता है कि जब इलेक्शन हो रहा है, जिमनी इलेक्शन है, गवर्नमेंट बन गई हुई है, तो दूसरी तरफ बहुत सारे लोग चले जाते हैं कि वहां से काम शाम भी हो जाएंगे, फंड भी मिल जाएंगे, गलियां नालियां भी बन जाएंगी। ठीक है, इस पे रूमी साहब, ये राणा सनाउल्लाह साहब की जिस तरह राय साकिब साहब भी बात कर रहे हैं, अब उन्होंने रिसेंटली बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से ये बात की है कि अगर बैठ के बात कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी रिहाई हो जाए। तो ये तो मौकरी नहीं है जस्टिस सिस्टम की कि अगर बैठ के बात हो जाए और 2 जो पार्टी टू दी ऑफेंस हैं वो कुछ डिसाइड कर लें, तो फिर चाहे 300 FIRs भी हों वो सब इग्नोर हो सकती हैं। देखिए, बिल्कुल अजीबो गरीब बात है। और मसला ये है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से मुख्तलिफ आवाजें आपको सुनाई देती हैं, इसी तरह नून लीग की भी अजीबो गरीब हिकमत अमली है। मतलब एक जो बड़ा धड़ा है वो तो इक़्तिदार में है, एक वज़ीर आज़म है, नवाज शरीफ के भाई साहिबजादी चीफ मिनिस्टर हैं, मगर दूसरी जानिब नून लीग के लीडर्स हैं, जैसे जावेद साहब जो हैं वो धांधली का रोना रो रहे हैं, राणा साहब कोई और बात कर रहे हैं। इसी तरह आप देखें कि जो हारने वाले हैं और जीतने वाले हैं 2 कैंप्स हैं PMLN में,
और वो अजीबोगरीब एक उन्होंने भी कंफ्यूजन क्रिएट की। यहाँ तो सोची समझी हिकमत अमली है कि कल को दूसरा धड़ा जो है वो तैयार हो जाएगा, मुतहर्रिक हो जाएगा एंटी इस्टेब्लिशमेंट, और जो इस वक्त प्रो इस्टेब्लिशमेंट धड़ा है वो इक़्तिदार में जब तक है तो उसका फायदा या मजा उठाएगा। तो ये राणा साहब की बात जो है ये सियासी बात है, लेकिन देखें इस वक्त की इन पार्टीज की बात को छोड़ दें और वही पॉइंट जो अजमल ने जिसका जिक्र किया है, पाकिस्तान में इस वक्त वर्किंग रिलेशनशिप ही नहीं है हुकूमत और अपोजिशन की पार्टीज में। पिछली जो गवर्नमेंट थी जिसके इमरान खान साहब वजीर आजम थे, उस वक्त भी कोई रिलेशनशिप नहीं था। ये एक बहुत बड़ा खला है हमारे जमहूरी निजाम में, और यही वजह है कि देखिए हमारी मेजर रीजन रजा साहब, यही सबसे मेजर रीजन है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो वैक्यूम है ये ना सिर्फ मुक्तदरा के यहाँ भी एग्जिस्ट करता है बल्कि गवर्नमेंट इन पावर के यहाँ भी एग्जिस्ट करता है, और ये पीटीआई के यहाँ तो बिलखुसूस ज्यादा एग्जिस्ट करता है। रीजन उसकी ये है कि पीटीआई की जो क़यादत दस्तयाब है वो वुकला है, या अभी कुछ पॉलिटिकल लोग आगे किए हैं जो इलेक्शन जीतने के बाद सामने आए। अब ये वो वुकले हैं जो सीजन पॉलिटिशियंस नहीं है, जो सीजन पॉलिटिशियंस थे जिनके रब्त मुक्तदरा से, नवाज शरीफ से, जरदारी से, डिस्पाइट देयर पॉलिटिकल डिफरेंसेस हमेशा से दिहाइयों से रहे हैं, वही लोग इंगेजमेंट के जामिन होते हैं। फॉर इंस्टेंस परवेज इलाई हो जाएं, फॉर इंस्टेंस शाह महमूद कुरैशी हो जाएं, फॉर इंस्टेंस फवाद चौधरी हो जाएं, ये वो लोग थे जो हमेशा किसी ने, आप देखें जब जमान पाक इमरान खान बैठे हुए थे तो हु वाज इन एंगेजमेंट, यही लोग थे, ठीक है। और नून लीग के यहाँ भी ये मसला हो गया। नून लीग के यहाँ जो गवर्नमेंट इन पावर इन पंजाब है वो एंगेजमेंट वाले प्लेयर्स नहीं है, नहीं एंगेजमेंट वाले प्लेयर्स नहीं है। जो एंगेजमेंट वाले प्लेयर्स थे वो मियां नवाज शरीफ साहब थे, और मियां नवाज शरीफ साहब अब बाहर बैठे हुए हैं। सो कम्स दी जो रोल आपका मुक्तदरा का है, मुक्तदरा भी हमेशा कुछ रिटायर्ड लोगों के तवस्सुस से, कुछ न्यूट्रल जो गैर जानिबदार सियासतदान हुआ करते थे, कुछ सहाफी हुआ करते थे, दानिश्वर पुराने जो थे बुजुर्ग, उनके तवस्सुस से राब्तों में रहा करती थी, लेकिन अब वो नहीं है। सही वो नहीं है। आप कंप्लीट कर चाहता हूं कि देखिए वो अभी भी नहीं है, और हमने अपनी तारीख में देखा है कि जब भी इस तरह का ब्रेकडाउन होता है तो जो तीसरी गैर मुंतखब इदारे जो हैं फिर उनको मौका मिल जाता है कि वो अपने टर्म्स डिक्टेट करवाएं, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो। और पाकिस्तान की ये कहानी सबको मालूम है, इन सियासी जो जमातें हैं उनको भी मालूम है, ये नहीं है कि वो बिल्कुल बेखबर है इससे, मगर वो वक्ती तौर पे फायदा उठाते हैं। मगर यहाँ पे मैं जामी साहब ये अर्ज जरूर करूं कि इमरान खान साहब की एक पॉलिसी रही है, और वो पॉलिसी ये रही है कि मैंने चोरों डाकुओं से बात नहीं करनी। इससे द बिगेस्ट फेलियर ऑफ हिज पॉलिसी सर, तालिबान से बात कर लूंगा, इनसे नहीं करूंगा। इस पे मैं आपके साथ तो इसलिए जो सियासी कुव्वतें होती हैं वो बेचारी जाके कोशिश करती हैं, बातचीत वो होती है, लेकिन खान साहब का बयान आ जाता है, वो एम्पलीफाई होता है सोशल मीडिया पे कि कोई बात नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये जो गो सोलो वाला, मुझे ये उम्मीद है कि खुदा करे कि खान साहब जल्द निकले जेल से, और वो एक बदले हुए खान साहब हों कि जो कि समझें कि अगर पाकिस्तान की जमहूरी निजाम को बढ़ाना है, सिविलियन सुप्रीमेसी को लेके आना है, तो उनको सियासी कुव्वतों के साथ वैसे काफी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। साकिब साहब ये मुझे बताइए कि जो रजा साहब बात कर रहे हैं कि ये पार्टी के अंदर PMLN के अंदर भी डेलिबरेटली 2 पोल्स बरकरार रखे गए हैं कि जैसी सिचुएशन होगी उस तरह ढाल लेंगे उसको। जावेद लतीफ साहब ने कहा 90 करोड़ देके मेरे शहर की 5 सीटें खरीदनी, और मैंने उस स्टोरी के ऊपर बड़ा डिटेल में काम किया। हुक्मरान कोई लेना देना ही नहीं है, टोटली उस स्टोरी का कोई बेसलेस स्टोरी थी, मैंने बड़ा डिटेल में काम, बड़ा डिटेल में काम, बड़ी रकम, कोई लेना देना। PMLN में बहुत रकम होती है, बड़ी रकम। PMLN में ये दूसरा पोल फिर क्यों, बहुत बड़ी रकम नहीं है, सेकंड पोल PMLN में फिर क्यों एग्जिस्ट? अच्छा, उसका सिर्फ यही राना सनाउल्लाह साहब वाली स्टेटमेंट का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है। राना सनाउल्लाह साहब इस इंटरव्यू से पहले 2-3 इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब, हम तो जी सिर्फ मजामत की सियासत करते हैं। सही। अब अगर आपने मजामत की सियासत करनी तो आपने मजामत किसके खिलाफ करनी? तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो नहीं करनी, वो सियासी जमात है, आप उनके खिलाफ मजामत तो नहीं करेंगे। शहबाज साहब के खिलाफ तो नहीं कर देंगे? जी बिल्कुल नहीं मजामत करेंगे। मजामत वहीं पर करेंगे जहां होती है मजामत, और जहां वो बार बार कहते हैं कि मजामत को लोग लाइक करते हैं, उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तहरीक इंसाफ ने मजामत की और लोग खड़े हो गए। तो कहानी क्या है कि राना साहब वहां पर बार बार पैगाम दे रहे हैं कि जनाब किसी भी टाइम के ऊपर इमरान खान साहब के केसेस जो है वो खत्म करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तमाम सियासी केसेस हैं।
मतलब कि सियासी कुव्वतें कहीं पर इकट्ठी भी हो सकती हैं और होनी भी चाहिए। ये कोशिश एक जामी साहब इसको सेकंड करेंगे, ये कोशिश एक इलेक्शन से पहले भी की गई थी। राय साहब, लेकिन इस बयान को अगर आप सीरियस ले लें तो इसका मतलब ये है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जुडिशरी पाकिस्तान के अंदर जो रिपीटेडली सैंक्शन कर चुकी है एक शख्स को, वो सिर्फ टेबल पे बैठ के हल हो सकता मैं है। आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा इसकी। सनम जावेद खान साहब एक एक्टिविस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लाहौर में मल्टीपल केसेस हुए उनके ऊपर, सर सुन ले, मल्टीपल एफआईआर हुई। वो खातून लाहौर के अंदर भी मौजूद थी, यहां से पता नहीं वो किस तरह सफर किया, वो मियां वाली पहुंच गई, वहां पे जाके तोड़फोड़ की। फवाद चौधरी साहब कहां पर वो मौजूद नहीं थे, वो लाहौर हॉल रोड आकर यहाँ सुना मैंने मोबाइल शोबाइल भी चोरी करते रहे, 60,000 रुपया भी ले गए यहाँ से आके। अगर इस जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं आप कि ये जो एफआईआर दी गई है ये बोगस नहीं है और ये बड़ी क्रेडिबल एफआईआर है, बड़ी ठीक एफआईआर है, और इन्हीं के, और फिर बाकी एक और चीज, कितने लोग थे जो 9 मई के बाद जेलों के अंदर थे, कितने लोग हैं जो जमानतों पे घर चले गए? में क्यों जमानतें मिली इनको? क्योंकि आपको सबूत नहीं थे। मतलब जो राणा साहब ने जो कहा है वो डूएबल है। यस, दैट इज डूएबल। आप जो नवाज शरीफ साहब के लिए एयरपोर्ट के ऊपर जाके अंगूठा लगवाया गया, राणा साहब के बयान को तो आप एग्जांपल ले रहे हैं ना, और उसके ऊपर आप एक तनकीदी पहलू ले रहे हैं। ये जो 6 जमातों की तहरीक शुरू हुई, इसने अपने पहले जलसे में अचकज़ई साहब ने क्या मांग की थी भला? अचकज़ई साहब ने ये कहा था कि कौमी असेंबली में तहरीक के जरिए केसेस माफ करवाए जाएं, राइट? तो ये इस तरह नवाज शरीफ साहब की सबसे बड़ी मिसाल है। नवाज शरीफ साहब के लिए एयरपोर्ट के ऊपर गया हमला अंगूठा लगवाने, क्या नवाज शरीफ साहब तक कॉन्फ्लिक्टेशन होती है? लेकिन ये देखें, एक बड़ी अहम बात ये है कि गवर्नमेंट इन पावर को सब के बाद ना उनका फर्ज है कि वो सीबीएम करें। वो सीबीएम्स कैसे हो सकते हैं? अगर लेट्स से हमें खान साहब से शिकायत है कि वो हर धर्म है, वो इनको चोर करप्ट कहते हैं, इनके साथ मिलना नहीं चाहते, बट अवाम की भले के लिए जो इंस्टेबिलिटी है, पोलराइजेशन है, जो एंगर है, उसको कम करने के लिए लेकिन सीबीएम लेना। सीबीएम क्या है? सीबीएम आप बुनियादी तौर पे ये करें कि जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन वो नहीं सर, नहीं, वो अगला पहलू है, वो अगला पहलू है, वो सबसे आखिरी पहलू है। सीबीएम बुनियादी ये होने चाहिए कि जो ऐसे खवातीन और ऐसे हजरात जो 9 मई की आड़ में या उससे पहले या बाद में पकड़े गए हैं गैर जरूरी, उनको आप रिलीफ दें, घरों को भेजें, नहीं उनको घरों को भेजें, माफी भी नहीं, जो लोग हैं इन्वॉल्व है सजाएं दें उनको, प्रोसिक्यूट करें, और अगर जो गैर जरूरी तौर पर पकड़े गए हैं, जैसे इन्होंने एक केस बताया, उनको आप रिलीज करें, उनको रिलीफ दें ताकि आवाम का एतमाद बहाल हो। नंबर 2, 9 मई के ऊपर फौरन प्रोसिक्यूशन करके वो बंदे जिम्मेदार और उसके बाद वो बात है कि जिसके जिक्र आप रज़ा साहब, ये मैंने ये देखा कि तहरीक इंसाफ ने भी कैटेगोरिकली ये कहा कि खान साहब कहते हैं कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, यही बात पीएमएलएन की लीडरशिप कर रही है। फिर रोड ब्लॉक क्या है अगर दोनों ये चाहते हैं? तो अपनी मर्जी का टाइम चाहते हैं असल में। जी रज़ा साहब, या अपनी मर्जी का ट्रूथ चाहते हैं ना। मसला ये है कि जैसे पीएमएलएन कहती है कि 2018 के इलेक्शन जो है वो बिल्कुल रिग्ड थे और मैंडेट चोरी कर लिया गया था। अब पीटीआई कहती है कि 2024 में उनका मैंडेट चोरी हो गया है और टोटल रिगिंग हुई है। तो बात ये कि अपनी मर्जी का सच तो नहीं चलेगा। मसला ये है कि देखिए, अभी भी खान साहब की तरफ से जितने बयानात आए हैं, उन्होंने बड़ी सख्त लैंग्वेज भी इस्तेमाल की एस्टैब्लिशमेंट और उनकी क़यादत के बारे में। उन्होंने साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बातचीत के लिए तैयार वो ये नहीं कहते कि वो सियासी कुव्वतों से बात करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से 3 या 4 मौके के ऊपर उन्होंने कहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर रही बात। अभी तो उन्होंने कहा है कि अब ज्यादा लहजा सख्त हो गया है, लेकिन अभी तक कोई इस तरह का इंडिया नहीं आया उनकी तरफ से। रज़ा साहब, मतलब ये खबरें गलत हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर पैगाम आ भी जाए तो खान साहब ने कहा कि किसी से कोई बात नहीं करनी, वो बार बार रिपीटेडली ये कन्वे कर रहे हैं लीडरशिप को। देखिए, बात ये मुजम्मिल, आप ये बहुत सारी बातें जो हैं ये फसाना घड़ा जाता है, और वो इसलिए घड़ा जाता है और हमारे मीडिया का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। आपको पता, खबर तो चाहिए होती है कि अच्छा भी बात हो रही है कि डील होगी, कब होगी, जो भी होता है। आपके दोस्त हैं जो खैर खाओं का जिक्र कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, और काफी सीनियर भी हैं। देखिए बात ये है कि वाकया इस तरह से है कि ये होगी, बातचीत होगी, बिल्कुल होगी। हमने देखा है, माजी में भी हुई है, हर दहाई में ऐसा हुआ है। कहीं ना कहीं जाके इस चीज का हल तो निकलेगा। मगर फिलहाल जो मामला है वो ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को ये सूट नहीं करता कि वो बातचीत करे, खुसूसन जो कि एक पर्सनल किस्म की मुखासमत सामने दिखाई दे रही है दोनों साइड से। ठीक है, और वो वहां पे मसला बना हुआ है।
जैसे भी जामी ने कहा कि पहले जो और ऑफिसर्स होते थे जो कि रिटायर्ड होते थे, वो कुछ रोल प्ले करते थे और कुव्वत सालिसी का रोल होता था। इस वक्त वो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर साइड लाइन्स जी। तो इस वक्त बिल्कुल, तो इस वक्त ये एक जिसे कहना चाहिए एक डेडलॉक की सूरत हाल है। और यही वजह है कि जो पीटीआई का ये जो बाय पोल्स में हमने देखा है और भी जो उनकी पॉलिसीज हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, बिल्कुल ठीक है। जामी साहब आखिरी 2 मिनट है। एक चीज़ तो ये कि ये जो कहा जा रहा है कि एक कमेटी बन चुकी है और उसमें सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं और लोग हैं, और अब मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुलने वाला है। कंफर्म करेंगे इसको आप? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी किसी कमेटी की वजह से या उसके क़याम से वो दरवाज़ा खुलेगा। वो हम बेचारों के बस का काम नहीं है वो दरवाज़ा खोलना। वो जब तक आशीर्वाद नहीं आएगा, ग्रीन सिग्नल कहीं और से नहीं आएगा। 2 जगहों से ग्रीन सिग्नल आपको चाहिए, एक अडयाला से चाहिए, एक और एक आपको जुड़वा शहरों से चाहिए। खत्म। ठीक, फिर भी एक शहर। हाँ, फिर प्लेयर्स भी मिल जाते हैं आपको, फिर गैर जानेदार सियासतदान भी मिल जाते हैं, पैगाम साहब भी। अभी हुआ क्या है, अभी तक के जितना प्रोसेस हुआ उसमें मैसेजिंग हुई है, सिर्फ मैसेंजर्स गए हैं, नेगोशिएटर्स या पॉलिटिकल प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं हुए। अभी सिर्फ मैसेंजर्स गए, और यही फ्लॉ है कि मैसेंजर्स कभी भी वो काम नहीं कर सकते जो पॉलिटिकल सब्सटेंस वाले प्लेयर्स कर सकते हैं। लग रहा है मैसेज सीन करके छोड़ दिया। मैसेज सीन करके छोड़ भी दिया गया, और बल्कि कई जगहों पे तो ब्लॉक किया गया। अच्छा, ठीक। राय साहब आप कंफर्म करेंगे इसको कि किसी किस्म की कोई कन्वर्सेशन बैकडोर पे इस वक्त जारी नहीं है? ये हमेशा चलती रहती है, डिपेंड्स के किस लेवल पे चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिस तरह जामी साहब ने पॉइंट आउट किया कि उस कद के लोग अभी नहीं है, सियासी लोग, कि जो एंगेज कर सके, और उन लोगों को रिलीज किया जाना चाहिए अगर मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए। तो वो लोग एंगेज करें, और बिलीव यू मी कि उसके बाद दर्जा हरारत बहुत नीचे। ठीक है। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात हो नाजरीन, या फिर CBMs की बात हो, या कन्वर्सेशन की बात हो, पाकिस्तान को इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, इसी वजह से कि अगर हमने इकोनॉमिकली सस्टेन करना तो ये जो सियासी नापुख्तगी है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राय साकिब साहब मौजूद थे, अजमल जामी साहब मौजूद थे, रज़ा रूमी साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।